हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। इससे पहले जो पार्ट 1 हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें आपने 1 to 25 में देखा। ज्यादातर क्वेश्चन उसमें थ्योरेटिकल थे, आपको चीजें याद करनी थी, बट इस पार्ट में ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, प्लेलिस्ट को शेयर करें फिंगर टिप्स की, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वन शॉट वीडियो के, PYQ के, MTG फिंगर टिप्स के, शॉर्ट ट्रिक वीडियो के, सभी के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, उसका भी लिंक दिया गया है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करें और उस पे मैसेज आप कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है, टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ L एंड 2L हैव रेडियाई R एंड 2R रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अक्सर बच्चों को फंसा लेता है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बच्चा डायमेंशंस देखते ही रेजिस्टेंस की रेशियो लिखना शुरू कर देता है, बट यहां पर क्या है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मटेरियल सेम है कॉपर वायर तो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, डायमेंशन पे ये डिपेंड नहीं करती। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन भी कहलाता है फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। Register is marked with the rings color shown brown, black, green, gold। तो ये आपको याद होगा बेटा, कलर्ड जो हमारे पास कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स है, बी रॉय हैज ग्रेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, है ना, तो वो आपको याद होगा बच्चों। तो पहला होता है ब्लैक, फिर होता है ब्राउन। तो ब्राउन के लिए नंबर क्या है 1, ब्लैक के लिए क्या था 0, तो ब्राउन का आ गया 1, ब्लैक का 0। ग्रीन के लिए होता है 5, तो मल्टीप्लायर आएगा 10⁵. गोल्ड, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड के लिए क्या होती है टॉलरेंस 5%। तो ये क्या बनेगा बच्चों 10⁶ प्लस माइनस 5%। तो क्या आंसर बन रहा है, डी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो उस वहां से कलर कोडिंग आपने याद की होगी। तो इस तरीके से आपके पास है। अगर आपको नहीं याद है तो PYQ की जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थी उसमें कलर कोडिंग के बारे में मैंने अच्छे से बताया था, जहां पर भी PYQ में क्वेश्चन आए थे बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं। अक्सर बुक्स में ये क्वेश्चन नहीं ज्यादा मिलते देखने को, जहां पर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस वेरिएशन के बारे में बात की गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस इज 99 ओम at room temperature and it is 116 ohm at what temperature, वो हमें निकालना है। तो गौर से देखिए बेटा, टेम्परेचर चेंज के लिए आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस और यहां पर टेम्परेचर चेंजेस आर वेरी लार्ज। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, वो हमारे पास इस फॉर्मूला से आना चाहिए था, RT 1 प्लस अल्फा T से। इस फॉर्मूला को यूज करके अगर आप टेम्परेचर निकालते हैं तो वो आता है बेटा 1041.7 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो अगर आप इस फॉर्मूला को भी लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 1037। बट क्योंकि आंसर्स जो ऑप्शंस हैं वो काफी क्लोज दी गई हैं, तो हमें इसी फॉर्मूला के ऊपर रिलाई करना चाहिए था और क्वेश्चन सेटर को चाहिए था कि वो इस वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करके हमें देते। बट अगर आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो यहां पर जो एग्जैक्ट आंसर आता है बच्चों वो आता है अल्फा T2 माइनस T1 से। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये 116, ये कितना है 99, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, तो ये बनता है बच्चों, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये 17 डिवाइड बाय 99,
इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। आप इसे लिखते हैं तो ये आता है 0.1717। अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ T माइनस 27। तो ये क्या हो जाएगा 1010 इज इक्वल टू T माइनस 27। तो ये एग्जैक्टली क्या आता है 1037 डिग्री सेल्सियस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है बच्चों, अगर हमारे पास टेम्परेचर रेंज इतनी ज्यादा है तो आपको इस फॉर्मूला को लगाना होता है कंपटीशन में। बाय चांस इन दो फॉर्मूलाज को लगा के अगर हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आते हैं तो वो इस फॉर्मूला के थ्रू जो आंसर फाइंड किया गया है उसी को करेक्ट मानेंगे। अगर टेम्परेचर रेंज ज्यादा है, जो रेजिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा चेंज है हो रही है। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 29, जैसे अगर आप यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 29 में, तो इन्होंने कहा है पहले रेजिस्टेंस थी 5.25, बाद में हो गई 5.5 और आइस पॉइंट पे थी 5। तो टेम्परेचर चेंज 0 से 100 चेंज होने पे 5.25 है, तो 5.5 किस टेम्परेचर पे होगी वो हमें यहां पर फाइंड करना था। तो क्या होगा, वैसे तो हमें पता है लीनियर वेरिएशन यहां पर फॉलो करता है, तो आप क्या लिख सकते हैं 5.25 कहां होगी 5 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर क्या है बच्चों 100 डिग्री। जो ये R0 होता है ये क्या होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 पे है 5, 100 पे है 5.25। तो 5.5 किस पे होगी बेटा 0 पे है 5, 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर T। यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहां पर जो टेम्परेचर है वो हीट एंड थर्मो की तरह केल्विन में पुट करते रहते हैं, बट यहां टेम्परेचर किस में आएगा बच्चों डिग्री सेल्सियस में। अब आपको सिर्फ इन्हें डिवाइड करना था 5.5, सॉरी डिवाइड नहीं करना था, आप पहली इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। क्या बचेगा बच्चों, ये बचता है 5.25 डिवाइड बाय 5, 1 प्लस अल्फा 100। तो ये बचा 1.05, 1 प्लस अल्फा इंटू 100। तो ये आएगा 0.05 अल्फा इंटू 100। तो अल्फा क्या आएगा बेटा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। ये बेटा अल्फा आएगा। तो सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा, अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा 1.1, 1 प्लस अल्फा टी। तो क्या बनेगा टी 0.1 डिवाइड बाय अल्फा क्या है 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गया 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूला से बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आता है 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये भी दोनों क्वेश्चन टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड हैं। क्या कह रहे हैं गौर से देखेंगे, कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर in a heater room is 65 ohm. When heater is connected to 220 volt supply, current settle after few second to this. Final current ये हो गया। तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या थी 65 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गई है बेटा 220 वोल्ट डिवाइड बाय करंट क्या है 2.8। तो ये कितनी हो गई है बच्चों, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आती है 78.6 ओम। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस है 65 में चेंज हुई है 13, तो थोड़ी सी चेंज हम इसको मान सकते हैं। तो यहां पर भी अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाता है T2। हमें फाइंड करना है 27, तो इसे आप कर सकते हैं 78.6 डिवाइड बाय 65, 1 प्लस टी, सॉरी अल्फा यहां पर मिस हो गया है, अल्फा टी माइनस 27। तो अगर आप इसे देखें तो ये हमारे पास क्या है 13 पॉइंट, ये बचेगा आगे 78.6 बाई 65 माइनस 1 अल्फा टी माइनस 27। तो क्या बच रहा है बच्चों 13.6 डिवाइड बाई 65। थोड़ी सी वैल्यूज सॉल्व करने में दिक्कत जरूर आती है बेटा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में चले जाते हैं, बट ये कोई ज्यादा वैरायटी इसके ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला कि 20 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो वहां पर ऐसे कोई क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो ये सिर्फ एक सेफ्टी पर्पस के लिए हमें सॉल्व करने हैं। तो क्या आ रहा है बच्चों -27, तो टी की वैल्यू 1258 या 7 डिग्री के आसपास आ जाती है। तो क्या आंसर बचता है
1257। ओके बच्चों, अगर आप एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये 1208 आता है। जो हमने ऊपर मेथड बताया r इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, उससे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1210। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि भाई 1155 लें या 1258 लें। तो इसलिए हमें इस मेथड से सॉल्व करके देखना पड़ा कि किससे आंसर ज्यादा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये कहते हैं वायर हैज रेजिस्टेंस दिस एट 28 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस दिस एट 100 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, बहुत स्मॉल चेंज है 2.5 से 2.9 0.4, तो 2.9 2.5 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर चेंज इज 100 माइनस 28। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये आएगा हमारे पास 2.9 बाय 2.5 1 प्लस अल्फा, ये आ गया हमारे पास 72। ये माइनस कर दीजिए 0.4 2.5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72। अल्फा किसके बराबर है? 4 बाई 25 इंटू 72। अब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 0.22 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है बच्चों। तो आप इसे लिख सकते हैं सी ऑप्शन। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपके मन में ये डाउट है, इस 25 को आप 100 बाय 100 कर लीजिए ऐसे, तो ये ऊपर बन जाएगा 4। तो 16 बाय 72 करना थोड़ा आसान काम है, पावर ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से कैलकुलेशन की है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आप भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टर। तो अब अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास ग्राफ के ऊपर बेस्ड आ गए हैं। अभी भी है तो वेरिएशन ऑन टेम्परेचर, बट ये ग्राफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। तो क्या कहता है, कौन सा ग्राफ इनमें से कनेक्टर के लिए है, कौन सा सेमीकंडक्टर। जो फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 to 25, उसमें भी हमने बात करी थी कि भाई कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये शॉर्ट वेरिएशन के लिए होता है। लार्ज वेरिएशन के ऊपर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वेरी करता है। तो ये ग्राफ हमारे पास कंडक्टर का है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ये आपको क्लास में बताया भी गया होगा, तो आप आसानी से मार्क कर सकते थे ए ऑप्शन। नाइक्रोम और मैग्नीन, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, इज वाइडली यूज्ड इन वायर बाउंडेड स्टैंडर्ड रेजिस्टर। क्यों? बिकॉज इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास बहुत नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, जब बहुत ही कम डिपेंड करती है। तो वेरी वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 35, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। ये हमने अभी अभी देखा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी कंडक्टर की इंक्रीज होती है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां कंडक्टिविटी पूछ लेता है और बच्चे रेजिस्टिविटी का ही आंसर मार्क करते रहते हैं। तो कंडक्टर के लिए, मेटल के लिए क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, कौन सा आंसर बन रहा है? देखिए जरा, सेमीकंडक्टर के लिए इंक्रीज, मेटल के लिए डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 35, अ बॉय हैज 2 स्पेयर लाइट बल्ब in his drawer. One is marked 240 volt 100 volt. The second is 240 volt 60 watt. He tries to decide which of the following assertion are correct. Bulb has more, यानी कि रेजिस्टेंस कंपेयर करनी है बेटा हमें। तो रेजिस्टेंस पहले की क्या होगी? 240 का स्क्वायर डिवाइड बाय इट्स पावर। दूसरे की क्या होगी? 240 का स्क्वायर डिवाइड बाय 60। कौन सी रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा? सेकंड की रेजिस्टेंस ज्यादा है, पहले की रेजिस्टेंस कम है। तो 60 वॉट वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो 60 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस। ये हो सकता है लेस रेजिस्टेंस, नो। 100 वॉट बल्ब हैज मोर रेजिस्टेंस, नो। 100 वॉट बल्ब हैज लेस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में तो ये दो चीजें हो सकती हैं, बट ग्लो कौन सा ज्यादा ब्राइटली ग्लो करता है? क्या 100 वॉट वाला लेस ब्राइटली ग्लो करता है? नहीं, हम सबको पता है 100 वॉट की जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा होती है, इसीलिए हम उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं। तो 100 वॉट वाले की लेस ब्राइटली, नो। 60 वॉट वाले की लेस ब्राइटली, यस।
तो आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? ए ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 36. An electric heater is connected to voltage supply. After few seconds, current gets a steady value. Then its initial current will be. अगर आप देखें इनिशियली करंट V by R, फाइनली करंट जो होगा वो V by R डैश। जैसे जैसे करंट जाएगा, हीट होगा, हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो ये वाली रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये वाला करंट कम होगा। तो इनिशियल करंट स्टेडी स्टेट करंट से ज्यादा होगा। तो क्या आएगा बच्चों? स्लाइटली हायर देन द स्टेडी स्टेट करंट। स्लाइटली हायर देन द स्टेडी स्टेट करंट। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37. वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट ड्रॉप बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड। जो पावर आउटपुट होती है वो रेटेड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर जो होती है वो रेटेड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। जो आउटपुट होती है वो आउटपुट पावर बाय रेटेड पावर वोल्टेज का स्क्वायर इनटू रेटेड पावर होती है बेटा। तो हम कह सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अगर वोल्टेज 2.5% कम हुई है, 10% से कम चेंज है, तो हम डायरेक्टली परसेंटेज चेंज को क्या लिखते हैं बेटा? पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपली यहां पर कितना आएगा? 5% आएगा। अगर हमारे पास चेंज 10% से कम है तो जो भी क्वांटिटी की पावर होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतने टाइम्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो क्या आएगा बच्चों? 5%। अगर ये इससे ज्यादा होती फिर हम इसको यहां वैल्यू पुट करते, स्क्वायर करते, फिर हम पावर को फाइंड कर सकते थे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 4 वायर्स ऑफ सेम डायामीटर आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, देयर रेजिस्टिविटी एंड लेंथ। तो पहले की रेजिस्टेंस क्या होगी? रो एल अपॉन ए। दूसरे की क्या होगी? 1.2 रो इंटू 1.2 एल। 1.2 रो 1.2 एल डिवाइड बाय ए। एरिया डायमीटर सेम है तो एरिया सेम है। 1.44 रो एल अपॉन ए। थर्ड की क्या होगी? 0.9 रो। लेंथ क्या होगी? 0.9 एल डिवाइड बाय ए। 0.81 रो एल अपॉन ए। R4 रो लेंथ कितनी है फोर्थ की? 1.5 डिवाइड बाय ए। दिस इज 1.5 रो एल अपॉन ए। तो किसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है? किसकी रेजिस्टेंस है? 4 वाले की। उससे कम R2 की, उससे कम R1 की, उससे कम R3। ये रेजिस्टेंस का ऑर्डर है। बट हमसे क्या पूछा है? रैंक द वायर अकॉर्डिंग टू द रेट एट विच एनर्जी डिसिपेटेड। क्या सेम थी बेटा? मेंटेन्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एनर्जी डिसिपेटेड किसके प्रोपोर्शनल होगी? V स्क्वायर बाय R। एनर्जी डिसिपेटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनवर्स। H4 मिनिमम, H2 उससे ज्यादा, H1 उससे ज्यादा, H3 सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 3। हीट सबसे ज्यादा किसमें डिसिपेटेड है? 3 में। सबसे कम 4 में। तो आंसर क्या आएगा? 4th ऑप्शन। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39. Heater coil is rated as 100 watt 200 volt is cut into 2 identical parts. तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी हीटर कॉइल की? 200 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। यही होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता 2 पार्ट्स में कट कर दिया तो दोनों पार्ट की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? लेंथ आधी आधी कर दी तो रेजिस्टेंस आधी आधी होगी। Now the same parts, both parts are joined together in parallel. पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? अगर n आइडेंटिकल ज्वाइन किए जाएं तो R बाय n, यहां पर हो जाएगी R बाय 2 R बाय 4। तो अब कहता है सेम सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया तो एनर्जी लिबरेटेड क्या होगी? V स्क्वायर डिवाइड बाय R पैरेलल। V स्क्वायर, V कितना है? 200 का स्क्वायर। R कितना है? R बाय 4। R कितना था हमारे पास? R बाय 4। 200 का स्क्वायर
डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4, यही है। ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचा 400। क्या बचा बच्चों 400 वॉट, यानी कि 400 जूल पर सेकेंड, 400 जूल पर सेकेंड। समझ रहे हैं बच्चों, समझ में आया ये। तो हमने आर की वैल्यू यहां पुट कर दी। आर की वैल्यू क्या थी 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। क्लियर, तो ये बन गया हमारे पास 400। कैलकुलेशन मैं एक बार फिर से अगर आप चाहें तो मैं यह कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक ही स्टेप में ये कर दिया। r बाय 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, आप इसे लिख सकते थे 4, 200 का स्क्वायर, r की वैल्यू को लिख सकते थे 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ये कट गया, ये 100 ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बचेगा 400 वॉट, यानी कि 400 जूल पर सेकेंड। इसने पूछा है एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड। अब क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है इन द सर्किट शोन इन द फिगर हीट डेवलप्ड अक्रॉस 243 ओम रजिस्टर। ये रजिस्टर कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत देखे गए हैं, जो हमने रिकॉर्ड करी थी 20 इयर्स पीवाईक्यू। तो क्या है बच्चों, अगर ये करंट आई जा रहा है तो इसमें से आई, तो इसमें से जो हीट डेवलप्ड होगी वो आई स्क्वायर इंटू 3 इंटू टी होगा, किसी टाइम टी में फाइंड कर रहे हैं। अब हमें इन दोनों रजिस्टर में से करंट लिखना है, वो करंट हमें इस आई की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों आपको याद होगा पैरेलल में क्या सेम होता है V, पैरेलल में क्या सेम होता है V, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जब मैं I1 लिखूंगा तो ऊपर क्या आएगा R2, R1 प्लस R2 इंटू I। तो अब अगर मैं लिखूं तो I1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4 इंटू I, तो 2/3 I। जब मैं I2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ऊपर R1, R1 प्लस R2 इंटू I, तो ये बचेगा 2 डिवाइड बाय 6I 1/3I। क्लियर। तो अब अगर हम देखें तो H1 किसके बराबर होगा, ये H3 लिख लेते हैं इसके क्रॉस। H1 किसके बराबर होगा I1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी। तो I1 का स्क्वायर क्या है 4/9 I स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी, तो ये बन गया 8I स्क्वायर टी बाय 9। H2 क्या बनेगा बेटा I2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू टी, तो ये क्या बनेगा 4/9 I स्क्वायर इंटू टी। तीनों हीट्स आपने लिख ली, रेशो क्या होगी H1 H2 H3, तीनों के क्रॉस रेशो क्या होगी, आप लिख सकते हैं 8/9 4/9 और लास्ट में है 3, लास्ट H3 क्या था 3I स्क्वायर टी। क्लियर है। अब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8:4:27, तो ये हमारे पास रेशो बन रही है 8:4:27। ओके बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, तो इतनी सी कैलकुलेशन ये आपको लिखना थोड़ा फास्ट आना चाहिए। ये आप लोगों के लिए मैंने इतना बड़ा किया, नहीं तो डायरेक्टली आपको दिख रहा था I स्क्वायर इंटू R करते करते आप थोड़े से कम लिखकर दिमाग को ज्यादा यूज करके सॉल्व कर सकते थे थोड़ा कम टाइम में। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 41, क्या कह रहा है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 41, 2 ओम रजिस्टर्स, दो हैं 2 ओम रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन X एंड Y, ये सर्किट दिखाएगा X और Y। 2 बैटरीज इन 2 सर्किट ऑफ आर आइडेंटिकल, दोनों बैटरीज का पोटेंशियल क्या है बच्चों सेम है। हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, assuming the energy transferred to resistor A in circuit X सर्किट में जो A को एनर्जी मिली है वो T टाइम में, सर्टेन टाइम T में W है, तो दोनों पैरेलल में है, तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी बेटा V स्क्वायर बाय R, R क्या होगा 2 इंटू टी, ये किसके बराबर है W के बराबर है, ये किसके बराबर है बच्चों W के बराबर। क्लियर है। सेकंड केस में सीरीज में है, सेकंड केस में सीरीज में, तो करंट कितना होगा, करंट दोनों में सेम होगा, करंट कितना होगा V/4 का स्क्वायर इनटू एक की रेजिस्टेंस कितनी है 2, सीरीज में क्या सेम होता है करंट, तो पावर क्या लिखेंगे I स्क्वायर इंटू R, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी, आप ये लिख सकते हैं। नहीं तो
दोनों के क्रॉस आप वोल्टेज को क्या कर सकते थे, और आप ऐसे किसे लिख सकते थे, दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R इंटू टी। अगर आप देखें तो दोनों ही केस में ये सेम रिजल्ट आएगा, दोनों ही केस में ये सेम रिजल्ट आता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी इसे सॉल्व करें। अब जो V²/T की वैल्यू है वो किसके बराबर थी, 2W के। अब वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 2W/8, तो ये आएगा W/4। क्या आएगा बच्चों, W/4, ए ऑप्शन। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया फिर से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रजिस्टर, क्या सेम होता है सीरीज में, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, सबको मालूम। फिर इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास फिर से एक मैच द कॉलम, नीट में भी आया था, लास्ट वीडियो में भी था, यहां पर भी है मैच द कॉलम। सिंपल था नीट में भी, यहां पर भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बस रिलेट करने थे। अगर आपको याद हो 2021 नीट की बात मैं कर रहा हूं। स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर इज द करंट इन द सर्किट, रजिस्टर छोटी हो करंट ज्यादा हो, कब होता है, रजिस्टर छोटी हो करंट ज्यादा हो। अगर मैं सेम पोटेंशियल लगाऊं दो रजिस्टर के क्रॉस, तो पैरेलल में जिसके रेजिस्टेंस छोटा होगा उसमें करंट ज्यादा होगा। तो क्या आएगा, व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ओके, ग्रेटर और स्मॉलर द रजिस्टर द करंट इज सेम, चाहे रेजिस्टेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो, करंट सेम किस में होता है, सीरीज में। तो क्या आएगा आर। ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, कब होता है, पावर स्मॉलर कब होती है, जब रजिस्टर बड़ा हो, जब वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल के अक्रॉस लगाओ। इफ द सेम पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द रजिस्टर, तो क्या आएगा पी। अब इसका क्या आ सकता था बेटा, ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द पावर, इसके लिए ये भी आ सकता था कि व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसमें भी आ सकता था बेटा, क्योंकि पैरेलल में भी पोटेंशियल सेम होता है, तो जिसकी रेजिस्टेंस बड़ी उसके अक्रॉस पावर छोटी, तो इसमें एस भी आ सकता था। ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द पावर, वो क्या होगा, जब वो सीरीज में होंगे, इफ सेम करंट इज पास थ्रू क्यू, और जब वो सीरीज में होंगे, सेम करंट पास करता है सीरीज में। तो ये हमारे पास आंसर आने चाहिए थे एस आर पी एस क्यू आर। बट अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें बी और सी के सी और डी के दो दो सिलेक्शन हो, तो हमें एक एक सिलेक्शन मार्क करनी थी। तो क्या मार्क करेंगे, एस आर पी क्यू, ऑप्टिमाइज आंसर आपको इसमें मार्क करना होता है। आप इसे छोड़ नहीं सकते कि मैं छोड़ दिया कि भाई मैं क्या करूं, आपको ऑप्टिमाइज आंसर मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कंबाइन द थ्री रजिस्टर्स इन सच अ वे दैट टोटल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। किसमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, किसमें रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है, जब हम सीरीज में लगाते हैं तो सारी रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाती है। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर 12.5, 5 + 3 8 + 4.5। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबका इनवर्स का सम होता है। तो यहां पर अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 9 × 7 × 5, तीनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो तीनों को लिखना पड़ेगा। यहां लिखना पड़ेगा 35, यहां लिखना पड़ेगा 45, यहां लिखना पड़ेगा 63। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या बन रही है बच्चों, अगर आप इसे लिखें 315, ये बन रहा है 143 डिवाइड बाय 315, तो ये 315/143 नियरली 2.2 के आसपास ये बन जाता है। तो क्या आंसर बनता है, डी ऑप्शन। यहां आपको थोड़ा सा मैथ करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 46, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चे इसे पैरेलल में सोच जाते हैं। बट देखो बच्चों, ये किस में है, एक बार ऐसे करंट गया तो ऐसे जा रहा है, कहीं नहीं बढ़ रहा करंट, तो ये सारे किस में है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 47। क्या कहता है, विच अरेंजमेंट ऑफ 3 ohm resistors will give a total resistance of 7 ohm। 3 ohm के रेजिस्टेंस है सारे के सारे, पहला सीरीज में है तो क्या बना, 3 + 3 + 3 9 ohm,
ये पैरेलल में है तो क्या बना 3/3 1 ओम। ये 3 है, ये पैरेलल में है तो क्या आएगा 3/2 कितना बना 4.5। ये 3 है, ये पैरेलल में है 3 + 3 ये 3 तो कितना बना 7। तो एक्यूरेट आंसर क्या है डी ऑप्शन। समझ में आई बेटा बात, कैसे आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 पैरेलल में क्या होता है, अगर सारे आइडेंटिकल हो डिवाइड बाय n + 3। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, आपको ध्यान से देखना है। क्या कहता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इक्वल रेजिस्टेंस। ये लाइन कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। 4 इक्वल रेजिस्टेंस, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है तो सीरीज में क्या होगा 4R। दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा R/4। तो भाई अब इनमें रिलेशन क्या है, तो ध्यान से देखिए। R को लिखा जा सकता है 4P, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा इसमें, तो क्या बनेगा S = 4P, तो क्या बना 16P। कहता है S = NP, तो N की वैल्यू क्या है 16। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 49। ये बच्चों तंग करता है आपको, अगर आपको नोडल मेथड या नंबर सिस्टम नहीं आता है तो क्या है, गौर से देखिए। ये देखने में पता नहीं कैसे लगे हैं, फील आती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बट ऐसा नहीं है। ये ए है तो ये लाइन पूरी की पूरी जुड़ी है, तो ये वाला पॉइंट भी क्या है ए। ये बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या है बी। अब अगर आप ध्यान से देखें ए से बी के बीच में यहां पर आपको 2 रजिस्टर दिख रहे हैं, आपने ड्रॉ कर लिए। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 2 रजिस्टर दिख रहे हैं, आपने इनको ड्रॉ कर लिया 10 10। फिर अगर आप देखें ये दोनों निपट लिए। फिर अगर आप देखें ए और बी के बीच में 1 दिख रहा है, ए से बी के बीच में 1 दिख रहा है 10। फिर आप देखें ए से बी के बीच में 2 दिख रहे हैं, फिर से आपको ए से बी के बीच में 2 दिख रहे हैं, तो ये भी बी हो गया 10 10। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये तीनों पैरेलल में थे, और ये नजर आपको थोड़ी सी अपनी तेज करनी पड़ती है अगर आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कंफर्टेबली सॉल्व करना चाहते हैं। तो ऊपर कितना बचा 20, ये कितना है 10, ये कितना है 20। ये सभी किस में है बेटा पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/20 + 1/10 + 1/20। क्या बना 20, 1 + 2 + 1, तो ये ऊपर बचा 4/20। अल्टीमेटली R इक्विवेलेंट इज 5 ओम। क्लियर है बच्चों, तो अल्टीमेटली दिस इज 5 ओम। अक्सर बच्चे, इसने तो वैसी ऑप्शन नहीं दी, अक्सर बच्चे इसे रिवर्स करना भूल जाते हैं। अगर ए ऑप्शन 0.2 हो तो बच्चे 0.2 ही मार्क कर देते हैं। आपने भी काफी बार ऐसा किया होगा। ध्यान रखना है बच्चों, जब पैरेलल में हो तो इसे वापस से रिवर्स करना जरूरी है। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50। तो इसके साथ ही, इसके सॉल्यूशन के साथ ही हमारी ये वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाएगा। आपको पता है हर एक चैप्टर हम 4 पार्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं, हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाता है। तो उम्मीद है आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पूरे देखे होंगे और वीडियो को जरूर लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और बाकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 50। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11/5। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया था 47। एक एक करके हमें ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ऑल कंबाइन इन पैरेलल, अगर मैं सभी को पैरेलल में कंबाइन कर दूं तो हो सकता है यहां पर आप इक्विवेलेंट फाइंड करने चले गए हो, बट मैं आपको यह भी बता दूं पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है दिस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन। कौन सा है स्मॉलेस्ट वन 1, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे यहां पर ये कितना है 2.2, बट यहां पर इक्विवेलेंट में ये लेस देन 1 होता है। पैरेलल में, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन, लार्जेस्ट वन, वो क्या है 3, तो 3 से बड़ा होगा, तो ये सभी सीरीज में भी नहीं हो सकते। अब है सी ऑप्शन 1 and 2 इन पैरेलल।
पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 एंड 3 इन सीरीज, तो सीरीज में है तो प्लस क्या कर देंगे इसके साथ सीरीज में, तो यहां पर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों 1 2 का पैरेलल प्लस 3, तो ये बना 2/3 प्लस 3, ये बचा 11/3, बट हमें क्या चाहिए 11/5। तो डी ऑप्शन को कैसे देखेंगे, ये क्या होगा 2 3 इन पैरेलल, 2 3 इन पैरेलल, तो 2 और 3 का इक्विवेलेंट हो गया 2 इंटू 3/2 प्लस 3 प्लस 1 इन सीरीज, तो ये बचा 6/5 प्लस 1, तो ये आएगा 11/5। तो क्या बचा बच्चों, डी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों इसके साथ हमारी ये डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, जिन क्वेश्चन के भी आपको डाउट रहे होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, नेक्स्ट मिलेंगे, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 51 to 76 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, share and subscribe. Keep studying, keep smiling, miles to go. Thank you बच्चा।